हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, मैं आपका न्यू सिलेबस कवर कर रही हूँ। जो आपकी न्यू बुक आई है क्यूरियोसिटी, उसका सिलेबस हम कर रहे हैं। पहले के 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और हिंदी और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स का भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी। तो आज मैं आपको पार्ट 1 करती हूँ और मैं पूरा चैप्टर इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। ठीक है, तो चलो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान। तो यशवंत और आनंदी जो थे वो राजस्थान में रहते थे और उनको स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था कि उन्हें क्राफ्ट्समैन पर्सन के बारे में जानना है जो कि मेटल के साथ काम करता हो। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने दादाजी के साथ एक आयरन स्मिथ के पास जाएंगे। आयरन स्मिथ कौन होते हैं? जो लुहार होते हैं। ठीक, तो वो लुहार से जाके वो उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप ये चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने अपने दादाजी के साथ जाके एक सुदर्शन अंकल थे, उनसे मिले। यशवंत, विच आइटम डू यू जनरली मेक? उसने उन अंकल से पूछा कि आप कौन से आइटम्स बनाते हैं। तो सुदर्शन अंकल ने क्या जवाब दिया? जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज़ सच एज। तो उन्होंने बताया कि जो डेली यूज़ की आइटम होती है हम वो बनाते हैं, जैसे फ्लैट पैन्स, मतलब जो तवा होता है जिस पे आपके घर में रोटी बनती है, वो बनाते हैं। बकेट्स बनाते हैं जिसे बाल्टी बोला जाता है। टोंग्स यानी कि चिमटा, लोहे के चिमटे बनते हैं। फार्मिंग टूल्स बनते हैं जिनसे फार्मर अपने खेत में यूज़ करते हैं, जैसे स्पेड। स्पेड को क्या कहते हैं हिंदी में? फावड़ा। एक्सिस, जिसको बोलते हैं हम कुल्हाड़ी, जिससे पेड़ काटे जाते हैं। ट्रॉवल, उसको बोलते हैं हम खुरपी, छोटी सी खुरपी होती है ना सॉइल को ऊपर ऊपर करने के लिए। एंड रेक्स, जिसको हम बोलते हैं झीलीज। तो ये सब चीज़ें आयरन स्मिथ बनाता है डेली यूज़ की। तब आनंदी पूछती है, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? किस मटेरियल की ये सब चीज़ें बनती हैं? ये देखिए, ये आनंदी और यशवंत खड़े हैं। सुदर्शन अंकल जो है वो आयरन स्मिथ, वो कुछ तो आयरन से बना रहे हैं, है ना। कितनी सारी चीज़ें रखी हैं उनके पास में, और साइड में उनके दादाजी भी खड़े हैं बच्चों के। तो सुदर्शन ने कहा, वी यूज़ आयरन मेटल टू मेक दिस आइटम। वो आयरन यूज़ करते हैं, मतलब लोहा। वी ऑल्सो यूज़ वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। और हैंडल बनाने के लिए, जैसे हथौड़ा है तो आगे तो उसका आयरन होता है, लेकिन पीछे हैंडल जो है वो लकड़ी का होता है। एडिशनली वी यूज़ कोल इन आर फर्नेसेस टू हीट द आयरन। और आयरन को हीट करने के लिए वो जो कोयले की भट्टियाँ होती हैं उसमें आग जलाकर उसको हीट करते हैं। तो सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस। फर्नेस के अंदर, फर्नेस मतलब आग की जो भट्टी है, बहुत गर्म रहता है वहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे वो एक आयरन ब्लॉक को हीट कर रहे हैं। इट हैज़ बिकम रेड हॉट। और आयरन जो है वो पूरा लाल, एकदम लाल हो गया है गर्म होके। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद द हैमर। और जब वो उस लाल, पूरा गर्म होके लाल हो गया था, तब उसने, सुदर्शन ने उसको बीट करना शुरू किया हैमर के साथ। बीट मतलब उसको जोर जोर से मारना शुरू किया उस आयरन ब्लॉक के ऊपर। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क, व्हाई आर यू बीटिंग इट? आनंदी पूछती है, आप इसे इतना क्यों मार रहे हैं जोर से? सुदर्शन, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इंटू एन एक्स। तो उन्होंने बताया कि मैं इसको मार मार के इसको एक्स की शेप दूंगा। एक्स मतलब कुल्हाड़ी की शेप देने वाला हूँ। आनंदी, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप। कैन वी डू दिस विद अदर मेटल एज वेल? तो पूछती है, आयरन को तो इस तरह से हम बीट करके फ्लैट शेप दे सकते हैं, तो क्या हम किसी और मेटल को भी इस तरीके से मार के कर सकते हैं? यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चंस, लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद द मेटल्स। तो आपके पास भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स। मेलेबिलिटी, मटीरियल मतलब इन जनरल, मेटल नॉन मेटल सब। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है बच्चों? कि जब भी हम, जैसे उन्होंने आयरन का पीस लिया था, उसको हैमर से जोर जोर से मारा तो वो टूटा नहीं। उसको अगर हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। अब जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, उनको आप थिन शीट्स में बीट कर सकते हो। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो एक कोल का,
अगर आप कोल को इस तरीके से हीट करके मारोगे तो वो टूट के बिखर जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, लेकिन वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी केवल आपकी मेटल्स की होती है, टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। कॉशन, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। तो वो एक एक्टिविटी हमसे करवा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए। कलेक्ट सम वेस्ट पीसीज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन नेल, अ पीस ऑफ कोल, अ पी साइज लंप ऑफ सल्फर जिसे गंधक बोलते हैं, एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है। फिर रिकॉल करो चैप्टर मटीरियल अराउंड अस इन ग्रेड 6 साइंस बुक क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम। तो ये जो जितनी आप आइटम्स लेकर आए हो इनको देखो कि ये कैसी दिखती हैं। क्या वो लस्ट्रस है? लस्ट्रस का मतलब क्या इनमें कोई शाइन नज़र आ रही है? ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड या सॉफ्ट। तो ये भी देखो कि ये चीज़ें हार्ड हैं या फिर सॉफ्ट हैं। अब आपने इतना सब देखा, अब ईच ऑफ दिस आइटम को रखो एंड वन बाय वन किसी हार्ड सरफेस पे रख दो और उसको बीट करो हैमर पे, हैमर के साथ। अब ये जो आपने आइटम लिए इनको किसी भी हार्ड सरफेस पे रख दो और फिर इसको हैमर से ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दो। What do you think will happen? Do the object become slightly flattened or do they break into pieces? तो इस तरह से मारने पे क्या वो फ्लैट हो जाते हैं या वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं? ये आपको सब ऑब्जर्व करना है और फिर आपको अपनी सारी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके एक टेबल में लिखनी है। ये देखो हमारी फिगर में वो क्या दिखा रहे हैं, बीटिंग एन आयरन नेल विद अ हैमर। आयरन नेल को वो हैमर के साथ मार रहा है। अच्छा, अगर आप भी कभी ट्राई करेंगे इस तरह से आयरन नेल को, जैसे आपने कभी कभी दीवार में ठोकी होगी, राइट, और कभी कभी क्या होता है ना, वो दीवार में जाती नहीं है, वो टेढ़ी हो जाती है, बेंड हो जाती है ना, बट टूटती नहीं है पीसीज में, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती है। तो इस तरीके का हमें टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें क्या क्या लिखना है, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट या मटीरियल। जो मटीरियल आपने कलेक्ट किए हैं उसमें आपको उसकी शक्ल देखनी है, कैसी है, शाइनी है कि नहीं है, हार्ड है या नहीं है, और हैमर मारने पे उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहला हमने लिया पीस ऑफ कॉपर। तो अपीयरेंस कैसी है, कॉपर जो है वो थोड़ा लस्ट्रस सा होता है, मतलब उसके अंदर शाइन होती है, हार्ड होता है कॉपर, और हैमर से मारने पर वो फ्लैटन हो जाता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है, लेकिन टूटता नहीं है पीसेस में। अब हमने लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी शक्ल से लस्ट्रस होता है, हार्ड होता है, और इसको भी जब आप आपके घर में कोई बर्तन अगर है एल्यूमिनियम का, आप उसे ज़ोर ज़ोर से ठोकेंगे तो आपको समझेगा कि वो शेप उसकी चेंज हो रही है, लेकिन वो टूटता नहीं है। आयरन नेल लेंगे, वो भी लस्ट्रस होती है, लस्ट्रस मतलब उसमें शाइन होती है, हार्ड होता है वो भी, और वो भी हैमर मारने के बाद फ्लैट हो जाती है। कोल लेंगे, कोल जो होता है वो नॉन लस्ट्रस होता है, उसके अंदर कोई भी शाइनिंग नहीं होती, वो कोल भी जो है हार्ड होता है, और अगर आप उसे हैमर से मारेंगे तो वो पीसेस में ब्रेक कर जाएगा, वो कुछ फ्लैट नहीं होने वाला है। लंप ऑफ सल्फ़र, आपने सल्फ़र लिया पी साइज़, पी साइज़ मतलब जैसा आपका मटर का दाना होता है उतना सा सल्फ़र लिया। सल्फ़र बहुत सॉफ्ट होता है और वो भी पीसेस में ब्रेक हो जाएगा हैमर से मारने पर। अब आपने लास्ट लिया ब्लॉक ऑफ वुड। वुड तो आपको पता है नॉन लस्ट्रस होती है, हार्ड होती है, और वो भी ब्रेक हो जाती है या क्रैक हो जाएगी। ठीक, तो अब आपको समझ गया आपने जो जो मटेरियल लिया था उसके साथ क्या हुआ। अब क्या करना है, एनालाइज दिस टेबल, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट डेट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। अब आपको देखना है कौन से मटीरियल इसमें से लस्ट्रस हैं और हार्ड हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड that objects made from copper, aluminium and iron are lustrous in appearance and are hard। तो जो कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन है वही शाइनी है और हार्ड है। ठीक है, तो लस्टर शोन बाय मेटल्स इज नोन एज मेटालिक लस्टर। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें जो लस्टर आता है उसे हम मेटालिक लस्टर बोलते हैं। मटीरियल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स, वेयर एज कोल, सल्फर एंड वुड आर नॉन लस्टरस एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल। तो ये जो चीज़ें हैं कोल, सल्फर और वुड, ये नॉन लस्टरस है, इनमें कोई शाइनिंग नहीं है और वो हार्ड भी नहीं है मेटल्स की तरह। अब क्वेश्चन आता है, आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड? क्या सारे मेटल हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं? नो, ऐसा नहीं होता है। कुछ मेटल जैसे सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ।
तो सोडियम और पोटेशियम ये भी मेटल्स हैं, लेकिन ये सॉफ्ट मेटल हैं और इन्हें आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। फिर देयर इज़ वन मेटल मर्करी दैट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। आपने मर्करी देखा है, थर्मामीटर्स के अंदर भी होती है वो सिल्वर कलर की मर्करी, तो वो लिक्विड मेटल होता है, ठीक है, और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे ही रहता है। विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर्स। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। विच ऑब्जेक्ट डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विद अ हैमर। तो अब आपने देखा कौन से ऑब्जेक्ट जो थे वो हैमर से मारने के बाद फ्लैट हो जाते हैं। अब यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स सच एज पीस ऑफ कॉपर, आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम बिकेम फ्लैट व्हेन बीटन। बीटन मतलब जब आपने उसे हथौड़े से जोर जोर से मारा तो वो फ्लैट हो गए, जबकि अदर ऑब्जेक्ट्स बिहेव डिफरेंटली। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटीरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये ज़रूर पढ़ना, ये क्वेश्चन आना ही आना है, कैसे भी करके पूछ सकते हैं। मोस्ट मेटल पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी। ज़्यादातर मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, कुछ एक्सेप्शंस तो हैं ही। एक्सेप्शंस का मतलब कुछ मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ मेटल शीट्स। यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉयल ऑन सम स्वीट्स। आपने देखा ना वो सिल्वर का वर्क लगा रहता है, वो सिल्वर कलर का एक लेयर मिठाइयों के ऊपर, और एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम्स। और एल्युमिनियम फॉयल सबके घर में होती है खाना पैक करने के लिए। तो ये कैसे बनती हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू देयर मेलिबिलिटी, उनकी प्रॉपर्टी जिसमें वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर है सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी उन्हीं की होती है, ठीक। नाउ पीस ऑफ कोल और अ लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर। कोल या सल्फर ये बिहेवियर नहीं शो करता, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, ब्रिटल। जो भी हार्ड चीज़ टुकड़ों में टूट जाए मारने पर उसे ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड वुड नीदर गेट्स फ्लैटेंड इनटू शीट नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेस। देयरफॉर वुड जो है ना तो वो मेलेबल है और ना ही वो ब्रिटल है। अब ऐसा नहीं है ना अपने वुड को मारा तो वो बिल्कुल ही टूट गई, चूरा हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो ना तो वो मेलेबल है, लेकिन आप वुड को थिन शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते मारने पर। तो ना ही वुड मेलेबल है, ना ही वो ब्रिटल है, वो क्रैक हो जाती है। अब हॉस्टेलिक लेंस, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है इम्पैक्ट आयरन का सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया की प्रोग्रेस में। सो इन द ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, you learned about Harappans. They knew how to use metal like copper and gold. They used these metal to make various objects from utensils to jewelry. तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन था पहले, वो कॉपर और गोल्ड से यूटेंसिल बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। However, you would hardly find any evidence of Harappan using a very prominent metal iron, which you see a lot around you today. तो हरप्पन्स ने कभी भी आयरन यूज़ नहीं किया, ज़्यादातर उन्होंने आयरन यूज़ नहीं किया, लेकिन आजकल तो हम आयरन यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वॉज यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज़, क्योंकि तब आयरन की इतनी यूटिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं था लोगों को। हाउएवर, वंस द यूज ऑफ आयरन गेट प्रोमिनेंस इन द टाइम्स दैट फॉलोड, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो जैसे से आयरन का यूज़ बढ़ा तो इंडिया की भी सिविलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुई। कैसे, अब आयरन से वो लोग एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बनाने लगे, जिससे कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस थोड़ी आसान हो गई और पैदावार ज़्यादा हो गई। तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी उस चीज़ से फ़र्क पड़ा। फॉर इंस्टेंस, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चरल टूल्स लाइक प्लो मेड फ्रॉम आयरन वर मच सुपीरियर टू दोज यूज्ड प्रीवियसली। तो जो उन्होंने अब आयरन से बनाए वो बहुत सुपीरियर थे। नाउ what could be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? तो ऐसा वो बोलते हैं कि कॉपर जो है वो आयरन से पहले डिस्कवर हो गया था, लेकिन इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा कंसिडर किया जाता है कि कॉपर जो था वो आयरन से पहले ही डिस्कवर हो चुका था। तो इसका आंसर देखते हैं। कॉपर अकर्स इन नेचर इन इट्स प्योर फॉर्म एंड हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयरन,
मेकिंग इट ईजियर फॉर अर्ली ह्यूमन टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज़। तो जो कॉपर है वो प्योर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है और मेल्टिंग पॉइंट भी उसका कम है, तो जो अर्ली ह्यूमन, और उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी मुश्किल नहीं होती। तो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो इसी को यूज़ करते थे क्योंकि ये ईजी था। ऑन द अदर हैंड आयरन is mostly found in the form of ores and require higher temperature and advanced techniques to extract which were not available in early times। तो जो आयरन होता है वो ओर्स की फॉर्म में होता है और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही बहुत टूल्स चाहिए, एडवांस टूल्स चाहिए जो उस टाइम में नहीं थे। इसीलिए उस टाइम के लोग जो हैं वो कॉपर ही प्रेफर करते थे और आयरन के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उस वक्त नहीं थे। आयरन उन्होंने एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया था, कॉपर ही पहले डिस्कवर हुआ था। अब सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को आप इतना बीट कर रहे हो कि वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। तो वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ मेटल वायर्स? मेटल वायर्स कहाँ यूज़ करते हैं हम? जो आपके घर में ये वायरिंग होती है सारी की सारी जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी चलती है, तो वो वायर्स कॉपर वायर यूज़ होती हैं। यू माइट हैव सीन वायर ऑफ मेटल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, नेकलेस, ईयरिंग एटसेट्रा आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द मेटल वायर्स। कुछ ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, ज्वेलरी भी बनती है। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार। जो स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके अंदर तारे लगी होती हैं, जैसे गिटार के अंदर तारे देखी होंगी आपने, राइट, तो वहाँ वो भी जो तारे होती है मेटल्स की बनी होती हैं, तभी तो उससे आवाज़ आती है। अब यहाँ पर आपकी आई डक्टिलिटी की डेफिनेशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाई विच दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोजेस्ड बाय मेटल्स। और ये वाली प्रॉपर्टी जो है डक्टिलिटी की मेनली मेटल्स में ही होती है। नॉन मेटल्स को फिर से आप इस तरह की वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब बना नहीं सकते वायर्स में। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई आपकी डक्टिलिटी। अब ये क्या बोल रही है? गोल्ड इज ऑल्सो डक्टाइल, देन 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इंटू 2 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग वायर। और आपको पता है जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया तो उसकी 2 किलोमीटर लंबी आप वायर बना सकते हो उससे, लेकिन उस वायर को आप यूज़ नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा होता है और इतना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल एनेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस ट्री स्ट्रेनर विद मेटल वायर। तो ये जो आपकी छलनी होती है, चाय छलनी, वो भी उसके अंदर जो वायर्स होती है ना, मतलब वो लोहे का, मतलब मेटल का बना होता है, तो वो मेटल वायर की बनी होती है। तो चाय छलनी में भी काम आता है। आजकल तो खैर प्लास्टिक की छलनी भी आने लग गई हैं। चलो, हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फ़र? क्या आपने कभी कोल और सल्फ़र की वायर्स बनी हुई देखी है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से डैट कोल एंड सल्फ़र आर नॉन डक्टाइल। ये दोनों नॉन डक्टाइल होते हैं। अब डाइव डीपर, मतलब थोड़ा और जानते हैं। डू यू नो डैट द रोप्स मेड ऑफ स्टील, अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो कार्बन है, वायर्स कैन सपोर्ट हैवी लोड्स, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। अब वो बोल रहे हैं जब हम मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करते हैं, मतलब आयरन ले लिया और उसके अंदर आपने नॉन मेटल कार्बन डाल दिया, तो वो उससे जो वायर बनती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बहुत हैवी वेट्स को लिफ्ट कर सकती है। तो इसको हम यूज़ करते हैं क्रेन्स में या फिर सस्पेंशन ब्रिजेस में। देखो ऐसे ब्रिज के अराउंड ये वायर लगाई हुई है इन्होंने, तो यहाँ पे ये ब्रिज हैवी से हैवी लोड उठा सकता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग वायर्स। यहाँ हल्की फुल्की वायर लगा देंगे तो भैया ब्रिज नीचे आ जाएगा ना, तो ये आपका सस्पेंशन ब्रिज है। नेक्स्ट, सोनोरिटी। अब सोनोरिटी क्या होती है? जब आप किसी भी मेटल को, चीज़ को या किसी भी मटेरियल को आप ज़ोर से मारें, अगर उसके अंदर से रिंगिंग साउंड सुनाई दे, जैसे टन टन ऐसी, तो उसे बोलते हैं हम सोनोरिटी। हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल स्पून और अ मेटल प्लेट और अ मेटल कॉइन ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? तो कैसी आवाज़ आती है ना, छन सी। देखो मैं आपको एक मेटल का, मेरे पास बेड पड़ा है, मैं उस पर आपको आवाज़ सुनाती हूँ। सुना कैसी आई? तो ये आवाज़ जो होती है ये सिर्फ मेटल्स में होती है। अगर आप ऐसे किसी मेटल स्पून से आप लकड़ी को मारेंगे तो ऐसी आवाज़ नहीं आती, तो वो सोनोरस नहीं होता है।
हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पीस ऑफ कोल या वुड इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। अगर पीस ऑफ कोल या वुड जाएगा फ्लोर पे तो कैसी आवाज़ आएगी? तो बस ऐसे आएगी, ठक, वो रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, राइट? लेट अस इन्वेस्टिगेट। बी केयरफुल वाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। टेक फ्यू ऑब्जेक्ट्स जैसे मेटल स्पून, पीस ऑफ कोल एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। ड्रॉप दैम वन बाय वन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अब इनको आपने मटेरियल ले लिया और उसको ड्रॉप कर करके देखो। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? जब आपने सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे गिराए तो आपने देखा कि कौन सी साउंड कैसे आती है। अब देखो साइड में आपकी एक फिगर दी हुई है, ब्लाइंड मैन की दी है, इसके हाथ में एक स्टिक है, पूरी फिगर नहीं आ पाई, कट गई। तो वो बोल रहा है आई यूज़ द डिफरेंस इन द साउंड व्हेन माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। तो जब ये स्टिक से ऐसे से देखते हैं ना तो उनको साउंड से पता लगता है। देख तो वो सकते हैं, नहीं तो वो साउंड से सुनते हैं कि यहाँ मेटल है आगे या फिर यहाँ सड़क है या कुछ क्या है। Now you would observe that the metal spoon and the metal coin produce a ringing sound. Coal and wood on the other hand produce dull sound. उनकी sound dull होती है. This property of metal that enables them to produce a ringing sound is called sonority. इसी को sonority बोलते हैं. And metals are said to be sonorous in nature. और जो metals होते हैं especially वो sonorous होते हैं. Oh, the ringing sound of my घुंघरूज is also due to the sonority of metal. घुंघरू भी metals के बने होते हैं, तो उसमें भी ऐसी ही आवाज़ आती है. Now I understand the ringing sound of the school bell is due to the sonority of metal. तो स्कूल में जो बेल होती है वो भी मेटल की ही बनी होती है, जिससे कि आपको आवाज़ अच्छे से आ जाए. ठीक है, तो जो स्कूल बेल रिंग करती है वो भी सोनोरिटी ऑफ मेटल की वजह से करती है. नेक्स्ट टॉपिक आपका आया कंडक्शन ऑफ हीट. हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल यूज फॉर कुकिंग इन द किचन? You might have noticed that the vessel used for heating are made of metals. Can you name some of the metal that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for this purpose? तो कुकिंग में हम कौन कौन से मेटल्स यूज़ करते हैं? हमारे घर में एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं, और क्या होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं. तो ये सब हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. और क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनमें से हीट अच्छे से पास हो जाती है और हमारा खाना जल्दी से कुक हो जाता है. ओके, अगर आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर में खाना बनाएंगे तो वो तो कंडक्टर नहीं है ना हीट का, वो तो पिघल जाएगा प्लास्टिक, तो आपका खाना सब खराब हो जाएगा. इसलिए हम मेटल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स हैं आपके हीट के. चलो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं. लेट अस इन्वेस्टिगेट. दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर या फिर एडल्ट. और हैंडलिंग हॉट वाटर के टाइम पे, जब आप हॉट वाटर यूज़ कर रहे होंगे, आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए और आपको केयरफुल रहना है. सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसे टेबल पे रखना है. उसके अंदर, उस ग्लास टम्बलर के अंदर उसको पूरा हॉट वाटर से फिल कर देना. ठीक है, आपने एक ग्लास टम्बलर लिया और उसके अंदर पूरा हॉट वाटर डाल दिया. अब क्या करना है आपको, टेक अ मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून. 2 टाइप के स्पून लो, एक मेटल का एक वुडन का, दोनों सेम थिकनेस होना चाहिए, सेम साइज़ होना चाहिए. दोनों स्पून्स को आप उस टम्बलर में डाल दो, मतलब कि ग्लास में डाल दो, और उनको अनडिस्टर्ब रहने दो कुछ टाइम के लिए, मतलब उसको छेड़ो मत, ऐसे ही रख दो. नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून. अब दोनों स्पून के ऊपर का जो पार्ट है उसको टच करके देखो. ये देखो यहाँ पे है ग्लास, मेटल एंड वुडन स्पून इमर्स्ड इन हॉट वाटर. अब आपको क्या दिखेगा, जो स्टील का है स्पून उसमें आपको जो चम्मच जो है वो गरम लगेगा, लेकिन जो आपका लकड़ी का स्पून है वो गरम नहीं लगेगा आपको. क्यों? क्योंकि उसके अंदर से हीट जो है वो पास ही नहीं हुई, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. जबकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें से हीट ट्रांसफ़र हो गई और उसके एंड तक आ गई, उसका एंड भी गर्म हो गया. सो विच ऑफ दीज स्पून्स गेट हॉटर? What does this experiment tell us about heat transfer along the 2 spoons? You may have noticed that the metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon. आपने नोटिस किया होगा metal spoon hotter है. Even though both spoons are immersed in the water of same temperature and for same time. This shows that heat transfer through the metal spoon, making it hotter. In contrast, the wooden spoon transfer heat poorly. In such cases, the transfer of heat from one point to another of a material is called conduction, and materials that transfer heat are called
कंडक्टर्स। तो अब आपको कंडक्शन का मतलब समझ में आया और कंडक्टर्स का मतलब समझ में आया। कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह, उसे कंडक्शन बोलते हैं। और कंडक्टर जो ये काम करता है ट्रांसफ़र करने का, जिस चीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, उसको कंडक्टर बोला जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन पे आप कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज वुड इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ वी अंडरस्टैंड वाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। अब आपको समझ में आया मेटल वेसल ही क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप लकड़ी का कोई वेसल लगा देंगे, पहली बात तो वो हीट कंडक्ट करेगा ही नहीं, दूसरी बात वो जल और जाएगा। चलो, राइट। Now we understand why mostly metal vessels are used for cooking and their handles are made up of wood or other materials that do not conduct heat. तो जो वेसल्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, लेकिन जो उनके हैंडल होते हैं वो लकड़ी के बनाते हैं। क्यों? जिससे कि हीट वहाँ तक ट्रांसफ़र ना हो और आपका हाथ ना जले, आप आराम से उसको पकड़ सकें। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब आया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर? वट टाइप ऑफ मटीरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग इट्स हैंडल? तो जो हैंडल है वो हमेशा इंसुलेटर का बनता है, उस मटेरियल का जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अदरवाइज इलेक्ट्रिशियन को क्या लग जाएगा? शॉक, करंट लग जाएगा उसको। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड द इलेक्ट्रिशियन वियरिंग रबर ग्लव्स एंड शूज़ वाइल वर्किंग। तो इलेक्ट्रिशियन चप्पल ज़रूर पहनता है रबड़ की। क्यों? क्योंकि रबड़ भी इंसुलेटर है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और उसको करंट नहीं लगता। रबड़ ग्लव्स भी पहनते हैं ताकि उनको करंट पास उनकी बॉडी में ना हो। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स एंड शूज़ वाइल वर्किंग सो डैट द करंट विल नॉट पास थ्रू हिज बॉडी एंड ही विल नॉट गेट अ शॉक। दिस विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम गेटिंग अ शॉक। नाउ एक्टिविटी करेंगे। लेट अस डिज़ाइन एंड क्रिएट। डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक अ टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड द component. Repeat the same activity using material listed below and record your observation. तो आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जैसा हमने सीखा है। तो यू मे कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन नेल, lump of sulfur, copper wire, coal, piece of dry wood, stone, eraser made of rubber and piece of nylon rope. ये सब चीज़ें आप इकट्ठी कर लो। Predict in which of these could make the bulb of the tester glow and which could not. तो इसमें आपको क्या करना है? आपको एक टेस्टर सर्किट बनाना है। पहले भी हमने एक बनाया था ना, जिसमें हम टेस्ट कर रहे थे कि बल्ब जलेगा कि नहीं। अब भी हमें ऐसा ही एक बनाना है जिसमें हम देखेंगे कि वो बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस मटेरियल के साथ बल्ब ग्लो करेगा, किसके साथ नहीं करेगा। अब ये आपको टेबल दिया है, इसके अंदर आपको सब लिखना है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल, जो हमने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं। तो पहला था हमारा एल्यूमिनियम फॉयल। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? यस, बल्ब इस केस में ग्लो करेगा क्योंकि ये एल्यूमिनियम है, ये मेटल है एंड इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो और दूसरा हमारा आया आयरन नेल। आयरन नेल भी जो है उसके साथ भी कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ एन मेटल। ठीक। थर्ड हमारा आया लंप ऑफ सल्फर। पी साइज जो हमने सल्फर लिया था, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है, इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। You might have observed that object made of aluminium, iron, copper make the bulb glow, whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser and nylon rope could not make it glow. Do you see any pattern in glowing of the bulb while using different material in activity? It is observed that all the material that make the bulb glow are metal. तो जितने भी उनसे बल्ब ग्लो किया वो सब क्या थे? मेटल। तो अब हमें क्या पता चल गया? मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, इसे लर्न कर लेना। मटीरियल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू जाने से, उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और दूसरी तरफ मटीरियल्स दैट प्रिवेंट द बल्ब फ्रॉम ग्लोइंग बाय नॉट अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास are called poor conductor of electricity. So now we understand why plastic covering on screwdriver and rubber gloves protect the electrician from electric shock.
बिकॉज दीज मटीरियल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसमें आंसर ऐसे ही बनाएंगे कि रबर ग्लव्स, रबर शूज़, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, हेंस इट विल प्रिवेंट शॉक। ओके, तो इस तरीके से आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन उसमें डालकर। We learned that metals are generally hard, lustrous, malleable, ductile and good conductor of heat and electricity. Now let us learn how metals behave in presence of air and water. वो बोल रहे हैं आपने देखा कि मेटल हार्ड होते हैं, बिल्कुल बहुत हार्ड होते हैं। लस्ट्रस होते हैं मतलब उसमें चमक होती है। मेलिएबल मतलब उसको हम थिन शीट्स में बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब हम उसको वायर्स में बना सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर सकती है। अब हमें देखना है कि जब मेटल को हम एयर और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उनका क्या होता है। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आयरन। आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, आपका जो लोहा होता है, उसकी रेलिंग्स वगैरह आपके घर में अगर हैं तो अगर उसके ऊपर आप पानी डाल देते हैं, मम्मी ने अक्सर कहा होगा इसके ऊपर पानी मत गिराना, क्योंकि आयरन जब भी पानी और एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर जंग लग जाना। तो जंग लग जाता है तो लोहा खराब हो जाता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है, उससे उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। You would often notice that iron object develop brown deposit when left in open for few days. In which condition would an iron object develop brown deposit? तो इन्होंने 3 कंडीशन दी और पूछा है किस कंडीशन में वो ब्राउन डिपॉजिट दिखाएगा। पहला, when it comes into contact with dry air only, नहीं, खाली ड्राई एयर से कुछ नहीं होगा। When it comes in contact with water only, नहीं, सिर्फ वाटर से भी कुछ नहीं होगा। When it comes into contact with both air and water, yes, जब वो दोनों के कांटेक्ट में आ जाएगा तभी उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड बनेगा, उसका रिएक्शन होगा और वहाँ पे रस्ट बन जाएगा। ठीक है, ब्राउन कलर के डिपॉजिट हो जाएंगे। नाउ लेट अस एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को प्रूव करते हैं। फर्स्ट, टेक फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स। आयरन नेल्स लो, एकदम चमकती हुई। If you are using old iron nails, make sure to remove the brown deposit from the surface by scrubbing them with the help of small piece of sandpaper. वो बोल रहे हैं एकदम चमकती हुई न्यू आयरन नेल्स लो। अगर आप पुरानी यूज़ कर रहे हो और उसके ऊपर ऑलरेडी ब्राउन डिपॉजिट है तो उसको सैंड पेपर से घिसकर नई बना लो। अब 3 ग्लास बॉटल्स लो या टेस्ट ट्यूब लो जिनकी टाइट फिटिंग कैप हो, या फिर उसको आप बंद कर सकते हो, और उन तीनों पे लिख दो A, B और C। अब आपको क्या करना है, 3 कील लेनी है और हर एक कील के ऊपर आपको थ्रेड बांध देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल। तो सिलिका जेल जो होता है वो ना सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और वहाँ की जो फिर जगह रहती है वो एकदम से ड्राई हो जाती है। अब आपको क्या करना है, एक आयरन नेल लेनी है, उसके अंदर सिलिका जेल डाल देना है उस ग्लास बॉटल के अंदर, और उसको कैप को एकदम स्टॉपर से बंद कर देना है। सिलिका जेल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर एंड इट विल मेक द एयर ड्राई। इट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ यूज इन स्मॉल पाउचेज इन सम मेडिसिन बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, शू बॉक्सेस टू कीप देम ड्राई, ताकि वहाँ मॉइस्चर नहीं आए। अब क्या करना है, आपको जो दूसरी आयरन नेल है उसे आपको बी बॉटल में रखना है, उसके अंदर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, मतलब पहले बॉईल करो और फिर उसे ठंडा कर लो, जिससे कि उसके अंदर कोई भी गैसेस ना रह जाएं। उस वाटर को उसके अंदर टम्बलर के अंदर डाल दो until the iron nail is completely dipped in it। पूरी आयरन नेल डूब जानी चाहिए उसके अंदर। अब उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दो जिससे कि उसके ऊपर एक लेयर बन जाए, ठीक है, वाटर के ऊपर, और उसके अंदर से एयर ना आ पाए। ठीक है, तो द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर। इसको भी, इस ग्लास बॉटल को भी टाइटली ऊपर से बंद कर दो। अब हमारी जो तीसरी आयरन नेल है उसको सी बॉटल के अंदर डालो, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालो जिससे कि आयरन नेल पार्शली डिप रहे, पूरी डिप नहीं रहे। ठीक, एंड उसके बाद ग्लास बॉटल को अनस्टॉपर करो, उसके ऊपर आप बंद नहीं करोगे ताकि उसमें से एयर भी आती जाए। दिस विल अलाउ द आयरन नेल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर। तो सबसे पहले में आपने जो था सिलिका जेल डाल दिया, उसके अंदर ना पानी आ रहा है ना एयर आ रही है। दूसरी बॉटल के अंदर आपने
दूसरी बॉटल के अंदर आपने पानी डाल दिया, लेकिन एयर को बंद कर दिया, ऊपर ऑयल की सरफेस लगा दी ना, उससे एयर नहीं आएगी उसके अंदर। तीसरी बॉटल में आपने क्या किया, पानी और एयर दोनों के कांटेक्ट में आपकी आयरन नेल आ गई। अब देखते हैं क्या रिएक्शन होता है तीनों की तीनों बॉटल्स में। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्लेस ऑल द ग्लास बॉटल्स अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर। उसको 8 से 10 दिन के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है, और फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दिया है, उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके लिखो। तो देखो ये आपका टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो पहले हमारा जो फर्स्ट बॉटल थी उसके अंदर वाटर था, नहीं था। एयर थी, हाँ एयर थी उसके अंदर, लेकिन एयर के अंदर से मॉइस्चर निकाल दिया था उन्होंने, राइट, कि कुछ भी नमी नहीं थी, तो कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं आएगा, नो रस्टिंग। बी बॉटल में वाटर था, एयर थी, नहीं, तो इसके अंदर ब्राउन डिपॉजिट नहीं आएगा। सी बॉटल में क्या था, वाटर भी था, यस, एयर भी थी, यस, तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी हमारी, इसके अंदर ब्राउन डिपॉजिट बन जाएगा, रस्ट आ जाएगा। तो इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दी है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हो, और समझा मैंने ऑलरेडी दिया है। बॉटल ए में सिलिका जेल था, बी के अंदर जो था ऑयल डाल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ एयर नहीं आई थी। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन ग्लास बॉटल ए बी that iron nail do not show any brown deposit. What does this observation indicate? This indicates that brown deposit or discoloration on the iron nails do not develop when iron nail is kept in dry air alone or water alone. However, in glass bottle C, the iron nail shows the presence of brown deposit. This indicates that the presence of both water and air is essential for these deposits to develop. Thus, moist air is responsible for the development of brown deposit on objects made of iron. तो जो moist air होती है उसी की वजह से हमारे लोहे की बनी चीज़ों के ऊपर जंग लग जाता है। This brown deposit is called rust. The process of formation of rust on an object made of iron is called rusting. इसकी definition learn कर लेना। Many other metals also exhibit discoloration when kept open in atmosphere. Have you noticed the formation of green coating on the surface of copper object और black coating on the surface of silver object? देखिए ना आपने कि ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर ऑब्जेक्ट पे डार्क ग्रीन से कलर की कोटिंग बन जाती है, जबकि जो सिल्वर है वो आपका काला पड़ने लगता है। तो क्यों होता है वो? ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ द मेटल सर्फेसिस कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस इज नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन की भी डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो ग्रेजुअल डिटोरिएशन मतलब धीरे धीरे मेटल की सरफेस ख़राब होने लगती है, कोरोड होने लगती है, किसकी वजह से? एयर और वाटर की वजह से, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री? एवरी ईयर enormous amount of money is spent to replace और रिपेयर द आयरन स्ट्रक्चर्स डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। तो इसकी वजह से बहुत पैसा खर्च हो जाता है जो आयरन स्ट्रक्चर्स है ना उनको रस्ट से बचाने के लिए। सो द रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेवरल मेथड सच एज पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन द आयरन, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स। तो रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। अगर आप उस पर पेंट कर देंगे तो एक लेयर बन जाएगी, तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर उस पर आप ऑयलिंग कर देंगे तो भी वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, पानी वगैरह उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक। अगर आप उस पर ग्रीसिंग कर देंगे, ग्रीसिंग करने से भी सेम इफेक्ट आता है, ग्रीस अप्लाई करने से, तो इनसे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं आती। सो एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, उसके अंदर क्या करते हैं वो लोग, जिंक मेटल होता है उसको आयरन के ऊपर एक उसकी लेयर चढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर रस्टिंग नहीं आती। अब फैसिनेटिंग फैक्ट, द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त II more than 1600 years ago. It is about 8 meters high and weigh more than 6000 kg. What is interesting about this iron pillar is that despite all these years of facing wind, rainfall and intense weather, it has barely any rust. In other words, it has been made in a way that it resists rusting. This tells us about the skills that were developed in metal technology in India.
तो वो बता रहे हैं कि एक आयरन पिलर है दिल्ली में, जो कि आपका कितना लंबा बता रहे हैं, ये 1600 ईयर्स एगो का है, 8 मीटर लॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर अभी भी रस्ट नहीं लगा। कितना साल पुराना है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी, मतलब ये रस्ट डेवलप ना हो, ये मेटल टेक्नोलॉजी पहले से ही काफ़ी डेवलप्ड है। तो बच्चों ये मैंने थोड़ा सा पार्ट इसका कवर किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करो और खूब पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय।